मैं डॉक्टर बीपी सिंह आज आप लोगों के समक्ष मोबीशाला ऐप के माध्यम से निबंध लेकर आया हूँ। यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में और हाल फिलहाल में देखा गया कि बीपीएससी में 300 नंबर का निबंध हो गया है। तो निबंध की निर्णायक भूमिका है आपके सिलेक्शन में। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि देखो, निबंध तो सब लिखते हैं, लेकिन हम निबंध इतना अच्छा लिखें कि मुझे बहुत अच्छा नंबर मिले। हम आपको वादा करते हैं कि अगर हमारे साथ आप लगातार निबंध का अभ्यास करते रहे, निबंध के बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते रहे, तो 200 प्लस अंक निश्चित रूप से आप लाएंगे, और जो आपके सफलता में आपको उच्च रैंक दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा। अब एक संक्षिप्त जानकारी निबंध के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है नी और दूसरा बंध। मतलब नियम से बंधी हुई रचना। अगर हम पूरे निबंध के बारे में अगर हम जानते हैं, अगर चाहते हैं कि निबंध का अर्थ क्या है, तो निबंध का अर्थ होता है रचना, लिखना, जोड़ना, बांधना, संग्रह, श्रृंखला, नींव, उत्पत्ति, कारण, बहुत सारे। मतलब रचना, लिखना, प्रयत्न करना, मतलब किसी भी विषय वस्तु पर प्रयत्न करना, क्योंकि इसकी इंग्लिश है इससे फ्रांसीसी भाषा के एसाई नामक शब्द से निकला हुआ है। और हम जब जाकर के इससे का शब्दकोश में अर्थ देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रयत्न करना या गद्य में लिखी हुई एक छोटी सी रचना को हम इससे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये निबंध हमारा है, निबंध गद्य की विधा है। क्या है? गद्य की एक विधा है। हमें किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर निबंध लिखने को दिया जाएगा और हम उसका सार्वभौमिक विवेचन करेंगे, लिखेंगे। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए ये निबंध किस रूप का है, इसमें हमको किन किन बातों का उल्लेख करना है, किन किन बातों को छोड़ना है। अगर सामान्य रूप से देखते हैं, निबंध का मतलब होता है कि यह एक लघु मर्यादित साहित्यिक विधा है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि यह क्या है? निबंध एक लघु मर्यादित साहित्यिक विधा। ठीक है। लघु माने छोटा। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि शब्द सीमा दी होती है कि भाई इस शब्द सीमा में लिखना है। अगर हम उस शब्द सीमा का उल्लंघन करेंगे, ज्यादा लिखेंगे, तो शब्दों के अतिक्रमण पर मेरा नंबर कटेगा। क्योंकि जो निबंध लिख रहे हैं, निबंध किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास करने के लिए लिख रहे हैं, अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए लिख रहे हैं, तो जो उस परीक्षा प्रणाली का जो नियम है, जो निर्देश है, उसके अनुरूप ही मुझे काम करना पड़ेगा। और निबंध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी लिखवाते हैं क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसे है, कैसे आप व्यक्तित्व के धनी हैं या नहीं। अब अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं? जो सहज हो, जो सरल हो, जिनके अंदर बिल्कुल बनावटीपन ना हो, यही ना। मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा मेरी सहज होनी चाहिए, भाषा मेरी क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। भाषा सहज सरल कब होगी? जब भाषा प्रवाह पूर्ण होगी। मतलब
एक दूसरे जो वाक्य हैं एक दूसरे से बंधे हुए हो, हम जो कहना चाहते हैं वह श्रृंखलाबद्ध हो। मजाक कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे। अगर ऐसा हो गया कि अपना कहा खुद आप समझे या खुदा समझे तो कोई मतलब नहीं है। अब निश्चित रूप से अगर हम निबंध लेखन की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि निबंध के आखिर कौन कौन से पार्ट हैं, किन पार्टों में हम निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, हम अनावश्यक चर्चा आज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि करेंगे जब निबंध के पार्ट पढ़ाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे तो उसमें जो भी जरूरत चीजें होगी वहां करेंगे। आज एकदम संक्षिप्त विवेचन करना चाह रहे हैं। अगर हम निबंध की बात करें कि निबंध लिखना है तो जो पहला पैराग्राफ होता है उसका है वो प्रस्तावना का। क्या होता है वहां? प्रस्तावना। इसी को हम भूमिका भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भूमिका बोलते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ होते हैं वो मध्य भाग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मध्य भाग के। और लास्ट में हमारा होता है उपसंहार, या इसी को निष्कर्ष बोलते हैं। अब ध्यान देने की बात है, अगर हमको प्रस्तावना मीन्स जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हम और चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। वैसे ही कोई भी एग्जामिनर जब हमारे पहले पैराग्राफ को पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है और मेरा कृतित्व कैसा है, मेरे अंदर ज्ञान कितना है, मेरे अंदर प्रतिभा कितनी है, मैं व्यक्तित्व संपन्न कितना हूं, यह उसके समझ में आ जाना चाहिए। यहां मुझे ये छाप छोड़ना होगा। और ये छाप कैसे छूटेगा? जब जो शीर्षक है, शीर्षक का जो केंद्रीय भाव है, बहुत आप इंटर में पढ़े होंगे तो वहां हमको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए दिया जाता था। मर्सी कविता है तो मर्सी पर सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो मर्सी मीन्स दया, शेक्सपियर की कविता थी तो मैं वहां लिखता था मर्सी इज द इमोशन ऑफ हार्ट एंड सोल, इट इज नॉट टू से बट टू एक्सप्रेस व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ पेन्स पाइंस फॉर सोलेस ओनली मर्सी कैन डू इट। दया स्वतः उत्पन्न होने वाली एक भाव है, क्रिया है शरीर के अंदर। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं दया करने जा रहा, स्वतः उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही जो विषय वस्तु है उसका जो केंद्रीय भाव है, अगर आपकी सम्यक समझ है तो स्वतः उत्पन्न हो जाता है शब्दों के माध्यम से और हम बयां कर देते हैं। तो पहला जो पार्ट है मेरा प्रस्तावना का, यहां मुझे बहुत गंभीर चिंतन के साथ, सोच समझ के साथ लिखना है। क्योंकि हमने एक बात बोली कि यह चेहरा है, फेस है। अब फेस में आंख जहां है, नाक जहां है, मुंह जहां है, सब कुछ वहीं यथावत होगा तो अच्छा है। अगर कोई भी उल्टा सीधा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर जो मूल आकृति है उसमें बदलाव हो जाएगा। अब हमारे लोग गलती क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जो बैठते वो विषय वस्तु के अनुरूप तैयारी करके नहीं जाते। निबंध आया, इसको मैं लिखना शुरू कर दिया। अब उनको पता लगा कि कुछ चीजें बाद में याद आ गई लिखते समय कि इसको तो लिखना था ऊपर लेकिन भूल गए, तो बीच में लिख देते हैं। अगर हम आपके आंख को यहां लाके चिपका दें तो आप इंसान की श्रेणी में आएंगे क्या? तो जहां लिखना था वहां ना लिख करके आप कहीं ऊपर नीचे लिख दिए तो खराब हो गया ना मामला, स्ट्रक्चर खराब हो गया। इसलिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, माने जो निबंध है उसका नेचर क्या है, और उस नेचर के अनुसार हम पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, क्या छोड़ेंगे। अब जैसे मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं प्रस्तावना के लिए, एक क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि जब जीएस का क्वेश्चन रखूंगा तो समझना आसान होगा। अब एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध टाल सकता था। अब आप समझिए यहां हमको क्या लिखना है, इस प्रश्न की भूमिका लिखनी है। हम भूमिका में क्या लिखेंगे, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हम क्वेश्चन को भूमिका के रूप में ले रहे हैं। अब यहां है क्या, यहां समझिए कि पहला पैराग्राफ अगर यहां हम लिखना सीख गए तो निश्चित रूप से यहां भी हम लिख सकते हैं आया क्या कि क्या कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध टाल सकता था।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर है। किस पर? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब एक तो अगर हमें इस पर लिखना है तो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? सबसे ज्यादा जरूरत है इसका मुझे नॉलेज हो, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो देखो, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का एक सामान्य परिचय क्या है, सामान्य सी जानकारी क्या है कि एक त्रावणकोर राज्य है जो अंग्रेजों का अधीनस्थ राज्य है, जो अंग्रेजों को टैक्स देता है। उस त्रावणकोर राज्य पर टीपू सुल्तान आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लेता है और बोलता है कि आज के बाद अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है। लेकिन यह तत्कालिक युद्ध का कारण हुआ। दीर्घकालिक क्या था कि बहुत लंबे समय से टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के अपने सेना का प्रशिक्षण करवा रहा होता है। और अब आप देखिए कि डच इस समय जा रहे हैं और फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आमने सामने हैं, व्यापारिक हिस्से में उनकी भागीदारी है। तो अगर टीपू फ्रांसीसियों से मिला है तो वह फ्रांसीसियों के लिए खतरा नहीं, अंग्रेजों के लिए खतरा है ना। अगर हम मान लीजिए एक मिनट के लिए सोचें कि शायद युद्ध को टाला जा सकता था, तो कभी कभी तत्कालिक कारण ऐसे बन जाते हैं कि हम नहीं टाल सकते। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण बना वो तत्कालिक कारण था, क्योंकि डच अपने कुछ विजित क्षेत्र को, विजित किले को बेच करके जा रहे थे और त्रावणकोर का राजा जाके उसको खरीदता है। ये कारण है। और जब त्रावणकोर का राजा खरीदता है तो उस पर आक्रमण कौन करते हैं? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान आक्रमण करते हैं तो त्रावणकोर जो राज्य है वो अंग्रेजों का अधीनस्थ है। तो अंग्रेजों के नाक का सवाल हो गया ना। और इतिहास के पन्नों में युद्ध हुआ भी, इसका मतलब युद्ध टाला नहीं जा सकता था। अब बात क्या है, क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि क्या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टाल सकता था? या तो मुझे हाँ या तो ना। हमें जाना कहाँ है, किस तरह का उत्तर देना, या तो हाँ में जवाब दें या तो ना में जवाब दें। लेकिन ये अगर हाँ में सीधे बोल देंगे या ना में सीधे बोल देंगे तो ये तो उपसंहार में होना चाहिए, ये प्रस्तावना का भाग नहीं होगा। यही है कि हम प्रस्तावना सीखें कि प्रस्तावना में लिखेंगे क्या, क्योंकि अगर प्रस्तावना सही से लिख दिया तो विस्तार तभी तो करेंगे मध्य भाग में। तो हम लिखेंगे कि इतिहास में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। यद्यपि कॉर्नवालिस के चरित्र का गहन दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कॉर्नवालिस एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तत्कालिक कारणों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि त्रावणकोर का राजा जो अंग्रेजों को टैक्स देता है, टीपू सुल्तान उसे टैक्स देने से मना करता है। इसलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध परिस्थितियों की देन थी, ना कि कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा। अब देखिए, हमने सीधे सीधे नहीं मना किया कि नहीं टाला जा सकता था, लेकिन आप उस भाव को समझेंगे। उस भाव में मैंने बता दिया कि परिस्थिति, आप इसी का तो विस्तार करेंगे। आखिर परिस्थिति क्या बनी, अब मध्य भाग में हम विस्तार करेंगे। उसके बाद हम उसमें दिखाएंगे कि कैसे टीपू की हार हुई, कैसे टीपू को आर्थिक क्षति हुई, कैसे टीपू के बच्चों को बंधक बनाया गया, अंग्रेजों ने बंधक बनाया, क्या लाभ अंग्रेजों को इस युद्ध से हुआ, क्या हानि हुई टीपू की इस युद्ध से। ये फिर जा करके उपसंहार में जाएगा, फिर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी निबंध पे अगर हम लिख रहे हैं, आप देखिए शुरुआती दौर में मुझे कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ाई गई। अब आप सोचिए, यह जो कथाकार है उसके मन की उपज है कि कछुआ और खरगोश के बीच एक कंपटीशन किया जाए। कछुआ जो एकदम चाल में सबसे धीमा, खरगोश बहुत तेज। लेकिन खरगोश क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो चलता है और विश्राम करने लगता है रास्ते में, लेकिन कछुआ निरंतर चलता है। इस कहानी के पीछे रीजन क्या था, निरंतरता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीवन में अगर जीवन को सफल करना है तो क्या करना पड़ेगा, निरंतर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, निरंतर। अगर निरंतर होंगे तो जो हमारा प्रश्न है ना, जो हम उत्तर लिख रहे हैं वो रोचक होगा, वो प्रभावी होगा, वो सरल होगा, समझ रहे हैं। तो हमारे वो सारगर्भित होगा, वो सृजनात्मक होगा।
जरूरी क्या है कि जो प्रश्न हो वह सृजनात्मक हो। ठीक है। निबंध एक गद्य की एक साहित्यिक विधा है जो लघु माने छोटी, मतलब शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, और मर्यादित, जो मर्यादित शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मर्यादा कहां, जो हमारा टॉपिक है उससे हमको इतर उतर नहीं जाना है, क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो मेरा टॉपिक है, अगर हम उस टॉपिक पे अच्छे से लिखेंगे तो निश्चित रूप से नंबर मिलेगा और 200 प्लस नंबर मुझे मिलेंगे। इस पर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।